नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। दो एडिटोरियल्स जिनकी हम चर्चा करेंगे आज दोनों ही लिए गए हैं इंडियन एक्सप्रेस से। एक है इन क्राइसिस इज इट टेक्स 3, लिखा है इसको आनंद कृष्णन साहब ने, जो कि एम्स से जुड़े हुए हैं और ये बात करता है कि पब्लिक हेल्थ समस्याओं के समय कैसे जो तीनों तत्व हैं किसी भी समस्या से जूझने के लिए भारतीय व्यवस्था में, कौन से तीनों तत्व हैं? वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट और राजनीतिज्ञ। इन तीनों को एक साथ आके समस्याओं को सुलझाना चाहिए, इस विषय में बात करता है। क्योंकि पॉलिसीज से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो जीएस 2 से तो जुड़ा है ही, साथ ही जीएस पेपर 4 के जो एथिक्स खंड है उसके बारे में भी हमें कुछ ये समझाएगा कि पब्लिक सर्वेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए या योजनाएं बनाते समय समन्वय कैसे स्थापित करना चाहिए, समन्वय की आवश्यकता क्या है, इस तरह के मुद्दों पे बात करेगा। इसलिए जीएस पेपर 2, 4 दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा एडिटोरियल जिसकी हम चर्चा डिटेल में पहले कर चुके हैं, इस टॉपिक की कुछ नए पक्ष हम जानेंगे कि यूक्रेन, जो कि एक अभी लगातार चेंज होती हुई, इवॉल्व होती हुई समस्या है यूरोप में, रशिया और यूक्रेन के बीच की समस्या, जो कि इस समय ना सिर्फ भले ही केवल यूरोप में है बट पूरे विश्व को अपने आगोश में लेने को तैयार समस्याओं को जन्म दे सकती है, ये इकलौती समस्या। तो हम इसके बारे में कुछ उभरती हुई नई परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले खंड से। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल जो हमने बात की थी आनंद कृष्णन साहब की, देखते हैं डिटेल में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी जब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो उसमें तीनों जो समाज के अंग हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंग हैं, कौन कौन से? टेक्निकल लोग, ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही, और नौकरशाही में केवल आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर नहीं आते हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा ढांचा जिसे किसी भी चीज को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए जन्म दिया गया हो। यही इसकी ओरिजिनल परिभाषा थी जब शुरुआत में इसको सोचा गया था। आज ये दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़ गई है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही इसको कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल तत्व इसका वही है। नौकरशाही का एम क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि किसी भी काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर सके और प्रोसेस के साथ कर सके। तो बहरहाल दूसरी चीज हो गई ब्यूरोक्रेट, और तीसरी चीज जो पॉलिटिकल एरिना है। पॉलिटिकल एरिना में राजनीतिक पार्टीज भी आती हैं, आपके लोकल नेता भी आते हैं, और शीर्ष जो नेतृत्व है राजनीति का वो भी आता है। पक्ष विपक्ष इसमें सब समाहित है। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण साहब कि कोई भी पब्लिक हेल्थ समस्या जब हो तो तीनों लोगों को, जो टेक्निकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं यानी कि साइंटिस्ट से लेकर और लास्ट लेवल पे काम करने वाले हेल्थ वर्कर तक, दूसरे लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स यानी बड़े अफसरों से लेकर जो लास्ट कर्मचारी सरकार का उसमें जुटा हुआ है, और पॉलिटिकल पार्ट भी यानी कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर पॉलिटिकल वर्कर तक, इन सबको साथ मिल के कार्य करना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रोल। एक दूसरे के जो रोल है, एक दूसरे के जो कार्य करने का क्षेत्र है, उसके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कृष्ण साहब को, हम आगे देखेंगे। बट बहरहाल वो फिर भी परिभाषा दे देते हैं कि टेक्निकल लोग कौन हुए। अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल लोग हुए पीपल ऑफ साइंस, विज्ञान से जुड़े लोग जो स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो उस क्षेत्र में हो रही नई नई अपडेट्स से, जो नए नए खोजें हो रही हैं, उनसे अपडेटेड रहते हैं। और तीसरी चीज कि वो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, वो अपने ओपिनियंस नहीं दे रहे होते हैं, वो एविडेंस बेस्ड बात कर रहे होते हैं। ओपिनियन देना इनका फोर्टे नहीं होता, यानी इनका मेन काम ओपिनियन देना नहीं है। साइंस के लोग हैं, ये तीनों उनके आधार हो गए। पॉलिसी मेकर कौन हुए? पॉलिसी मेकर यानी कि जो फाइनल सेट ऑफ इंटरवेंशंस चुनते हैं। टेक्निकल लोग 3 चीज बता देंगे, 5 चीज बता देंगे, उनमें से अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो चुनते हैं कि हमारी जनता को किन किन चीजों को मुहैया कराया जा सकता है जो वैज्ञानिक लोगों ने सुझाई हैं। ये पॉलिसी मेकर्स का काम होता है, जो फाइनल सेट ऑफ इंटरवेंशंस चुनते हैं। एक दूसरा, उसके लिए रिसोर्सेज, कि उसके लिए जो साधन है, संसाधन है, वो कहाँ से आएंगे। ये दोनों चीजें पॉलिसी मेकर्स तय करते हैं, नेता लोग तय करते हैं। उसके बाद आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो कर्मचारी वर्ग है, इसमें अफसर से लेकर अंतिम कर्मचारी तक शामिल है। इनका काम का क्या होता है
कि जो सिस्टम बना हुआ है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सिस्टम को बनाए रखते हुए, क्योंकि किसी भी समस्या का जब भार पड़ता है तो एक डर रहता है कि समस्या चरमरा जाएगी। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि व्यवस्था बनाए रखते हुए जो वैज्ञानिकों ने सुझाया, उसमें से जो नेताओं ने चुना, उसको लागू करना है और उसको भी एक प्रॉपर हायरार्की में लागू करना है। वो प्रायोरिटी देते हैं, हायरार्की यानी पदानुक्रम में लागू करना है, और वो तय करते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को कम प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को पहले करना है। इस प्रकार के डिसीजंस वो लेते हैं ताकि अंत में एक रिजल्ट तक, जो हमारा एम है, उस तक पहुंचा जा सके। तो टेक्निकल लोगों को ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है कि भाई वो इस तरह के सुझाव दे सके? उनको मिलती है कि उनके पास वो नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होता है, वो ज्ञान होता है और तकनीकी विशेषज्ञता होती है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास एक जो व्यवस्था है, हायरार्की है, पदानुक्रम है, उसमें उनकी जो पोजीशन है वो उनको अथॉरिटी देती है कुछ निर्णय करने के लिए। जो सबसे सेक्रेटरी लेवल पर हैं, उनके पास कुछ अपने अलग अधिकार होते हैं, जो कर्मचारी लेवल पर है उसके अलग अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार से वहां से उनको अथॉरिटी मिलती है। और उसके बाद नेताओं को कहां से अथॉरिटी मिलती है? जनता ने उनको चुना है, तो उनको लेजिटिमेसी जो है वो सीधे सीधे जनता से मिलती है। और तीनों को ही जो उनकी ये लेजिटिमेसी पावर मिली हुई है, रोल ये होता है कि ये तीनों उनका उपयोग करते हुए पब्लिक गुड, जो कॉमन गुड है, जो सार्वजनिक फायदे की चीजें हैं, उसके लिए कार्य करें, उसको मैक्सिमाइज करें, उसको विस्तार दें। ये उनका काम होता है। फिर से साधारण भाषा में कहें तो टेक्निकल लोग सॉल्यूशन खोजते हैं, पॉलिटिकल लोग उनमें से, उन सॉल्यूशंस में से राइट मिक्स तय करते हैं। कि उदाहरण के तौर पे, चलिए उदाहरण अभी बाद में आएगा क्योंकि उदाहरण दिया गया है। और ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नेतृत्व ने चुना है कि जनता को क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। अब उदाहरण दिया गया है, वैक्सीनेशन का उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण के लिए एक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन करके सरकार ने एक टॉप लेवल पे साइंटिफिक कम्युनिटी को इकट्ठा किया। इस टेक्निकल ग्रुप का, इसके नाम में ही है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI। इनके पास क्या काम था कि इन्हें देश की जो कोरोना के समय, महामारी के समय जो समस्याएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशंस देनी थी। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी। अब नेतृत्व का काम क्या था कि उनमें से किन रिकमेंडेशंस को अपनाना है। और आप कहेंगे कि भाई जो सारी रिकमेंडेशंस वो दे रहे हैं, सारी अपना क्यों नहीं सकते, वो तो बेहतर लोग हैं। नहीं, नेतृत्व जानता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो किसको कितने लंबे समय तक हमें इंप्लीमेंट करना है, क्या चुनौतियां दूसरी भी आ सकती हैं। ये एक सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे सेट ऑफ एक्सपर्ट्स किसी और क्षेत्र से होंगे, वो कुछ और बात भी कर सकते हैं। इन सब बातों को सोच समझकर नेतृत्व निर्णय लेता है और फिर उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज, संसाधन मुहैया कराता है। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम क्या होता है कि वो उसके लिए लॉजिस्टिक्स, आधारभूत संरचनाएं मुहैया कराएं ताकि ये चीज, सारी बातें जो डिसाइड हुई हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। और ये साइकिल यहीं पे खत्म नहीं हो गई। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो सबसे पहले वहां पे एक टेक्निकल लोग होंगे जो सलाह देंगे कि भाई लोकल लेवल पे इसको कैसे अप्लाई किया जाए, या उदाहरण के तौर पे वैक्सीन अप्लाई करने का काम वो करेंगे। उनके लिए रिसोर्सेज जुटाने का काम वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था से होगा, और जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है वो उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी, जगह मुहैया कराएगी, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखेगी और इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखेगी। तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी अलग अलग लेवल्स पे। तो इतना कहने के बाद कृष्णन साहब कहते हैं कि देखिए ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि असल जीवन में ऐसा होता नहीं है। असल जीवन में ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर जो ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं ये टूटती रहती है। क्योंकि हमने उदाहरण के तौर पे पेंडेमिक के दौरान ही देखा कि साइंटिस्ट लोग उन अलग अलग बातों पर अलग अलग क्या रिस्पॉन्स दिया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं, स्कूल खोले जाएं कि नहीं, बंद किए जाएं कि नहीं, अपनी राय रखते रहे, मीडिया फोरम्स में आके रखते रहे, जबकि उसमें ऐसी चीजें भी जुड़ी थी जिनका साइंस से सीधा लेना देना नहीं था। ये तो पॉलिसी मेकिंग के लेवल की बात थी। तो हमने एक बाउंड्री को क्रॉस होते हुए वहां देखा। इसी प्रकार से हम और जगह भी देखते हैं, जैसे कि कई बार टेक्निकल लोग अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं, जो उनका प्रभाव पॉलिसी मेकर्स पर है, नेताओं पर है। तो वहां भी जो बाउंड्री है,
जो सेट बाउंड्री होनी चाहिए वो बाउंड्री क्रॉस होती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स में क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि कई बार नौकरशाही में ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स में जो प्रोसेस है, प्रोसेस याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लगातार कागज भरवाए जाते हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, आईडी माना जाता है, काउंटर साइन कराया जाता है, ये सब इसका अपना एक महत्व है। लेकिन ये संपादकीय कहता है कि कई बार प्रोसेस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। इस प्रक्रियाओं में लोग भूल जाते हैं कि ये सारी प्रोसेस किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्रोसेस ही अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अगर आपने बहुत सारे फॉर्म्स का जखीरा बना के रख लिया तो इससे कोई मामला नहीं सुलझा। केवल ये दिख जाएगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन में, नौकरशाही में, लाल फीताशाही में यही समस्या आ जाती है कि कई बार जो प्रोसेस है वही एंड बन जाती है। उदाहरण के तौर पर हर चीज के लिए टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं, टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं और वो टारगेट ही अपने आप में एंड हो जाते हैं। यानी कि अगर बच्चों को हमें स्तर बढ़ाना है, हम जानते हैं कि भारत में स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, तो कई बार ऐसा हो सकता है, और ये महज उदाहरण है, सच्चाई से इसका लेना देना महज इत्तेफाक भी हो सकता है। तो उदाहरण क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तय कर देंगे कि हमें हर स्कूल में इतने बच्चे चाहिए, ये टारगेट हो गया। तो हमारा जो एंड गोल था कि हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, वो हो सकता है विस्मृत हो जाए, हम भूल जाएं, टारगेट पे ही नजर रह जाए। और असल में फिर हम देखेंगे कि उसके लिए फेक एंट्रीज हो रही हैं, स्कूल में गलत रजिस्टर बना के रखे जा रहे हैं, गलत एंट्रीज दिखाई जा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। और ये सब ना भी हो या हो तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने का जो एम था वो पूरा नहीं हुआ। संपादकीय आगे कहता है कि इस तरह की चीज़ें को हमें बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे कि जब भारत में स्टेरिलाइजेशन ड्राइव चली थी, कहा गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल का यही तरीका है कि स्टेरिलाइज किया जाए लोगों को। तो हमने देखा कि ऐसे में फेक एंट्रीज के मामले आए, जबरन लोगों को स्टेरिलाइज किया गया, इस तरह की समस्याएं आई। तो ये उस बात के उदाहरण हैं जहां पे प्रोसेस है वो अपने आप में एंड बन जाती है, जो प्रक्रिया है वही लक्ष्य बन जाती है और लक्ष्य विस्मृत हो जाता है। ऐसा संपादकीय कहता है, उससे बचना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आज के समय में भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि आज भी जैसे हर जगह पर वो रखा गया है कि पब्लिक यूटिलिटीज जो हैं, मॉल्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, वहां पर लोगों का टेम्परेचर चेक करके भेजा जा रहा है। तो महज प्रक्रिया बन के रह गई है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ज्यादा है नहीं, असल में कुछ हो नहीं रहा है। या उसी प्रकार से कई नेता आप कहने लगे हैं कि भाई अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो हम आपको कई फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठाने देंगे, सब्जी मंडी में नहीं आने देंगे, मॉल में नहीं आने देंगे। संपादकीय कहता है कि इस तरह की जो चीजें हैं इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये बिना साइंटिफिक बेस के, तो फिर से एक प्रकार से जो बाउंड्री होनी चाहिए वो क्रॉस हो रही है कि वो लोग बिना किसी एविडेंस के आधार पर ये निर्णय ले रहे हैं और इसके अपने खतरे हैं, जैसा कि संपादकीय के शुरू में भी बोला गया था, आगे रिपीट भी किया जाएगा। तो फिर ऐसी समस्या क्यों है? क्योंकि खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, प्रशासक हैं और नौकरशाह भी हैं, वो चाहते हैं कि छवि वो बनी रहे कि भाई कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं, भले ही वो साइंटिफिकली बहुत अप्रोप्रिएट ना हो, भले ही नाइट टाइम कर्फ्यू का बहुत, और ये उदाहरण है, उदाहरण का वास्तविकता से कितना जुड़ाव है ये संयोग का विषय हो सकता है। बट जैसे कई जगहों पे रात के लॉकडाउन लगा दिए गए, हो सकता है कई जगहों पर दुकानें बंद करने का भी आदेश आ जाए क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है। ये निर्णय सही या गलत हवा में नहीं हो सकते, इनके लिए एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड निर्णय होने चाहिए। केवल इतना ही ये संपादकीय कह रहा है। यानी कि समस्या तब आती है जब जो नेता हैं या जो नौकरशाह हैं वो कुछ करता हुआ दिखना चाहते हैं और उस दिखने की जल्दी में वो निर्णय लेने लगते हैं। इसके बाद और भी बात हुई है कि समस्या केवल नेताओं और नौकरशाहों में नहीं है, वैज्ञानिक बॉडीज भी हैं, चाहे भारत का जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हो ICMR या विश्व में WHO हो, दोनों पे ही संपादकीय कहता है कि कई बार ये सवाल उलझ जाता है कि यहाँ विज्ञान का काम हो रहा है या विज्ञान को मैनेज करने का काम हो रहा है। आप थोड़ा सर पकड़ेंगे कि ये क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। विज्ञान बात करता है एविडेंस पर, विज्ञान बात करता है कि जो है सो है, इस एविडेंस के बेस पर ऐसा है। विज्ञान को मैनेज करना होता है कि ये जो है इससे किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा, यानी वायरस का नाम जी या न्यू हो गया तो इसका दुनिया में क्या संदेश जाएगा। जिस प्रकार से WHO ने कुछ निर्णय लिए,
तो इस प्रकार के संदेह वैज्ञानिक संस्थाओं पर भी उठते रहे हैं, ICMR पे भी उठते रहे हैं, WHO पे भी उठते रहे हैं कि ये साइंस पर काम करने की बजाय क्या साइंस को मैनेज करने के काम की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। तो फिर इसके बाद वो कहते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि ये बातें केवल नौकरशाहों और नेताओं तक नहीं जुड़ी हैं, विज्ञान भी इसमें शामिल है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये बातें केवल विज्ञान और हेल्थ तक ही महदूद हैं, लिमिटेड हैं, बल्कि हम देख सकते हैं डिफेंस में भी ऐसा होता है। सेम एक्सपर्ट, डिफेंस में भी टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, डिफेंस में भी नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, और डिफेंस या रक्षा के मामलों में फिर ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ काम करना पड़ता है। सेम चीज अर्थशास्त्र में होती है, किसानी में होती है, खेती में होती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में होती है। तो ये संपादकीय कह रहा है, और इसीलिए आपके लिए संपादकीय महत्वपूर्ण भी है कि ये जो प्रॉब्लम है बाउंड्रीज का ट्रांसग्रेस करना, बाउंड्रीज का को मिटा देना, उनकी जो लाइंस हैं, बांटने वाली लाइंस हैं, ये हर जगह होता है, और ये तब और ज्यादा दिखने लगती है ये समस्या जब डिफेंस मिनिस्ट्री में ये समस्या कब दिखने लगेगी, जब युद्ध की सिचुएशन आ गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री में समस्या कब दिखने लगेगी, जब आप पाएंगे कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोई आर्थिक समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई है। और हेल्थ में ये समस्या, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, पेंडेमिक के समय ये समस्याएं ज्यादा दिखने लगती है। फिर संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए जब भी इस तरह की बातें होती हैं, जनता में एक आम छवि क्या जाती है कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो विज्ञान, उदाहरण के तौर पे हेल्थ में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो सबसे सही बात है, साइंस इज राइट और हैज द राइट आंसर्स, यानी कि विज्ञान के पास ही केवल सत्य है या सत्य से जुड़े हुए आंसर्स हैं, और जो राजनेता हैं, जो नौकरशाह हैं, वो कुछ 2 या 3 दर्जे के लोग हैं, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये खुद एम्स से जुड़े वैज्ञानिक अपने संपादकीय में लिखते हैं कि क्या आपको नहीं लगता इस बात में कुछ समस्या है। वो कहते हैं कि देखिए नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो यूजलेस है अगर उसको जनता के बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं किया जा रहा, और असल में जनता के बेनिफिट के लिए अप्लाई करने का काम ही तो राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों का मेन काम है। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो इनका काम है वही करना, जबकि एक्सपर्ट्स का काम अपने फील्ड में, अपने डोमेन में बेस्ट होना है। तो यही वो कार्य करते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा संदेह हो जाता है, एक आम छवि बन जाती है कि नेता और नौकरशाह की कोई खास जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स को काम करना चाहिए। ये उदाहरण बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच जाता है कि देश पर आर्मी का राज होना चाहिए, वो एक्सपर्ट लोग हैं, रूल चलाना जानते हैं, डिसिप्लिन में रखना जानते हैं। दुनिया भर में कोई भी उदाहरण इस चीज की पुष्टि नहीं करता। जहां भी जब ऐसे एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने थोड़ा बेड़ा गर्क ही किया है, क्योंकि असल में नौकरशाही और उससे भी ज्यादा जो नेतृत्व है, जो पॉपुलर नेतृत्व है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है, जिसको जनता को हर 5 साल में भी जवाब देना होता है, और हर नेचुरल इंटरेक्शन जो होता है, उनका आपसी जो मेलजोल होता रहता है, बनाए रखना पड़ता है नेताओं को, उसमें भी उनकी जवाबदेही बनी रहती है। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एक 19वीं शताब्दी के जर्मन फिजिशियन ने कहा था, क्या कहा था, कि मेडिसिन और कुछ नहीं है, एक सामाजिक विज्ञान है, और राजनीति और कुछ नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा मेडिसिन का ही प्रोग्राम है। बहुत गहरी बात है। मतलब क्या हुआ कि कई लोग समझते हैं कि दवाई, जो हेल्थ व्यवस्था है, ये महज एक साइंटिफिक काम है। वो कहते हैं नहीं, ये अपने आप में एक सामाजिक विज्ञान है। जो विज्ञान बोलता है, आपको उसको सामाजिक विज्ञान की आंखों से देखना पड़ता है। विज्ञान जो बोलता है वो वैल्यूलेस नहीं है, उसमें अपने बायसेस होते हैं, जो आपके अपने इनहेरेंट कुंठाएं हो सकती हैं, इनहेरेंट बायसेस हो सकते हैं, झुकाव हो सकते हैं राजनीतिक, साइंटिस्ट के, साइंटिफिक बॉडी के, वो सब उस डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो इसलिए जो जनता को जवाबदेही देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, नौकरशाही, नेतृत्व, उनको उसको लगातार देखना पड़ता है। तो उदाहरण के तौर पे तो एक समय के वैज्ञानिक भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा कि खास तरह का शरीर, खास तरह का रंग बेहतर रंग है मानवों के लिए, जो दूसरे रंग के लोग हैं वो 2 दर्जे के लोग हैं। इसके बाद पर वो वैज्ञानिक पेपर्स छाप रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान में वो समस्याएं नहीं हैं, तो इसलिए सबको साथ में चलना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमें जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चॉव की बात को याद रखना चाहिए कि मेडिसिन भी सामाजिक विज्ञान है, और जो राजनीति है वो बड़े स्तर पर दी जा रही समाज को दवा है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर संपादकीय कहता है कि देखिए
हमें महज ये प्रवचन देने के कि भाई लोगों को अपनी अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना चाहिए, इस प्रवचन से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए कि क्लियरर बाउंड्रीज, स्पष्ट रेखाएं, स्पष्ट सीमाएं तीनों विंग्स के बीच में। जो टेक्निकल विंग है उसका क्या रोल है, उसकी स्पष्ट सीमा हो, उनको निर्देश हो कि इसको नहीं लांघना है नॉर्मली। इसी प्रकार से नेतृत्व को ये स्पष्ट संदेश हो कि आपको बिना एविडेंस के उलूल जुलूल बातें नहीं करनी है, और ब्यूरोक्रेट्स को स्पष्ट संदेश हो कि आपका मेन काम है एनोनिमस रह के कार्य करना, आपको अपना हीरो नहीं बनना है, आप जनता के प्रति उस तरह से जवाबदेह नहीं है जिस प्रकार से नेतृत्व है। नेतृत्व को ही श्रेय मिलता है, नेतृत्व को ही अपयश भी मिलता है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट बाउंड्रीज होनी चाहिए, ताकि एक धड़ा जब अपना काम कर ले तो चुपचाप फिर दूसरे बॉडी को दे दे कि अब आपका काम आ गया है, और जब दूसरा धड़ा काम कर ले तो तीसरे बॉडी को अपना मैंडेट पकड़ा दे, जैसा कि एक लंबी मैराथन की रेस में होता है। और इसके लिए बेटर डायलॉग मैकेनिज्म भी जरूरी है कि बातचीत होती रहे, ऐसी संस्थाएं हो, ऐसी बॉडीज हो जहां पे सबका रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कई ऐसे मसले होंगे जहां पे बाउंड्री बहुत क्लियर होगी नहीं। इनको अगर कुछ लगता है, वैज्ञानिकों को लगता है स्कूल खोलने के बारे में, तो जगह होनी चाहिए जहां वो बोल सकें, और नेता उनको बता सकें कि जो आप बोल रहे हैं इसमें क्या समस्याएं हैं, या ब्यूरोक्रेट्स इन दोनों को बता सकें कि आप दोनों लोग जो बोल रहे हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या समस्याएं हैं। तो पहली बाउंड्रीज स्पष्ट हों, दूसरी कि डायलॉग मैकेनिज्म भी हो, संवाद के मैकेनिज्म भी हो, संस्थाएं हों, बॉडीज हों, फोरम्स हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो टेक्निकल इशू है उसके अगर वो सुलझेगा नहीं तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो लागू करना है, उसमें समस्याएं पैदा होंगी, और अगर लागू करने में समस्याएं हैं तो फिर आप लाख टेक्निकल इशू सुलझा लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता झलकनी चाहिए कि उनके पास स्पेस है कि वो आपस में बात कर सकें, और उनके पास ये स्पष्टता है कि हमारा काम क्या है, हमें इस पे फोकस करना है। तो फिर ये संपादकीय अंत की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं अपनी सलाह केवल साइंटिस्ट को दूंगा, क्योंकि ये खुद वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी से आते हैं। तो कहते हैं कि साइंटिस्ट के लिए मेरी क्या सलाह है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी। इसी आधार पर आप सोच सकते हैं कि राजनीतिज्ञों के लिए सलाह क्या हो सकती है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनके लिए क्या सलाह हो सकती है। बट बहरहाल साइंटिस्ट के लिए क्या सलाह है, अल्फ्रेड सोमर्स को ये पैराफ्रेज कर रहे हैं, यानी उन्हीं के शब्दों में कुछ बदलाव करके अपनी बात कर रहे हैं। अल्फ्रेड सोमर्स आज के समय के यूनिवर्सिटी हॉपकिंस से जुड़े हुए बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। तो वो कहते हैं कि बी बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव एंड क्रेडिबल। बैलेंस्ड रहिए, वस्तुनिष्ठ रहिए और क्रेडिबल रहिए, आपकी बात पर भरोसा हो लोगों को। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव, क्रेडिबल। उस कैसे होगा वो? तब तक इंतजार कीजिए जब तक आपका एविडेंस बहुत सॉलिड नहीं है, जो आपके पास आधार है अपनी बात को कहने का, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं तो आपके पास एविडेंस, आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास आधार होने चाहिए। अगर आपके पास वो आधार नहीं है तो कहिए कि हमारे पास अभी जवाब नहीं है। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर कहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हमारे पास स्पष्ट आधार नहीं है, लेकिन हमारा ओपिनियन ये है। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर कहा भी जाता है, ओमिक्रॉन आया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी हमारे पास स्पष्ट आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन कारणों से लगता है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, आगे हम बताएंगे। ये बड़ा स्पष्ट तरीका है, ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वैज्ञानिकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है और कुछ और भी है। ये बात यह है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, यानी कि इसमें दूसरे जो सामाजिक पहलू हैं, जिसमें धार्मिक पहलू हो सकते हैं, जिसमें लोगों की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े पहलू हो सकते हैं, लोगों के विश्वासों से जुड़े पहलू हो सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, समाज में जो दूसरी कुरीतियां हैं, मान लीजिए जाति विभेद है, जेंडर को लेकर लैंगिक समानता का अभाव है, इन सब चीजों के साथ विज्ञान एंगेज कर रहा होता है। तो वैज्ञानिकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी जब हेल्थ पॉलिसी होती है तो केवल वैज्ञानिक बात कर लेने से बात पूरी नहीं हो जाती। ये जो तमाम दूसरी चीजें हैं कि इसके लैंगिक आयाम क्या होंगे, इसके जातिगत आयाम क्या होंगे, धार्मिक आयाम क्या होंगे, सांस्कृतिक आयाम क्या होंगे, आर्थिक आयाम क्या होंगे, ये तमाम आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर ज्यादा नहीं, जितने की वैज्ञानिक आयाम महत्वपूर्ण है। ऐसा वैज्ञानिकों को याद रखना चाहिए। और फिर जैसे वो याद कर लें, उनको समझना चाहिए कि वैज्ञानिक आयाम पे उनकी एक्सपर्टीज है, लेकिन बाकी सब आयामों पे तो उनकी एक्सपर्टीज है नहीं। तो इसलिए भी उनको ये समझ आएगा
कि उनको सबकी बात सुननी चाहिए। और इसके अलावा ये भी वैज्ञानिकों को, अंत में संपादकीय कहता है कि वैज्ञानिकों को याद रखना चाहिए कि जो पब्लिक हेल्थ के गोल्स हैं उनको पाने के लिए विज्ञान को राजनीतिज्ञों को भी, कुशल राजनीतिज्ञों की भी जरूरत है और कुशल नौकरशाहों की भी जरूरत है, तभी हमें वो एंड्स मिल सकते हैं। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है, हमने पहले भी इस भ्रम की बात की कि आईएएस जो है, सबसे पढ़ा लिखा लोग जो है वो सबसे अच्छे नेता बन सकते हैं। ये एक भ्रम ही है, इतिहास इस बात का गवाह है। देश में पहली बार फ्री शिक्षा का मॉडल, स्कूलों में फ्री शिक्षा देने का मॉडल, मिड डे मील देने की शुरुआत किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने नहीं की थी। के कामराज जो मुख्यमंत्री थे तब के मद्रास तमिलनाडु प्रांत के, उन्होंने इस बात को शुरू किया और कामराज ने खुद कभी अपने जीवन में स्कूल में कदम नहीं रखा था। तो ये एक राजनीतिक चेतना है जो अपने आप में बहुत मूल्य रखती है। हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में इन चेतनाओं के महत्व को भूल जाते हैं। कि संपादकीय कह रहा है कि इसका अपना महत्व है। वैज्ञानिकों को याद रखना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ गेन के लिए राजनीतिज्ञों, कुशल राजनीतिज्ञों और कुशल एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी बहुत आवश्यकता है। उनको भी उनका रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और जो तमाम बाउंड्रीज हैं ये तभी कायम रह सकेंगी जब सब एक दूसरे के रोल का रेस्पेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही संपादकीय समाप्त होता है। अब ले लेते हैं एक दूसरा संपादकीय, छोटा सा संपादकीय है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, यूक्रेन फ्रंट। पहले बात जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि भाई जो यूरोप में यूक्रेन और रूस जो है वो सीमावर्ती देश हैं, एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। एक समय पे यूक्रेन जो है वो अंग रहा था सोवियत यूनियन का या यूएसएसआर का। फिर भाई 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है कई हिस्सों में, 15 देश बन जाते हैं उससे। तो फिर आज भी कहते हैं कि उसका गम उसको सालता है कि एक समय हम बड़े अखंड रूस हुआ करते थे, अब खंडित हो गए हैं। और सबसे ज्यादा उसको दुख जो सालता है वो सालता है यूक्रेन और बेलारूस का, क्योंकि ये उनके यहाँ पे रूसी संस्कृति का भी अच्छा प्रचार प्रसार था, तो उनको आज भी वो अपना अंग ही लगता है। बट तो संदर्भ क्या है अभी कि यूक्रेन जो है उसका झुकाव अमेरिका, यूरोप और नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, बेसिकली अमेरिका और यूरोप के देशों का एक मिलिट्री अलायंस है। तो इसकी तरफ झुकाव बढ़ा है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर साझा करता है रूस के साथ। तो रूस का मानना है कि नेटो और यूरोप और अमेरिका मेरी सीमा तक पहुंच रहे हैं, इनका प्रभाव यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये मेरे लिए खतरा है। तो अभी रूस ने भी अपने पूरे बॉर्डर पर सैनिक तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि सैनिक इसलिए तैनात कर रखे हैं कि रूस मुझ पर हमला करना चाहता है। तो इसको लेकर तनातनी बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का, नेटो और यूरोप साथ देंगे यूक्रेन का, रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन साथ देगा रूस का। इस तरह की बातें हो रही हैं, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। भारत के संदर्भ से उस पर नजर डालते हैं। कहा जा रहा है कि भाई संपादकीय शुरू हो रहा है इस बात से कि यूरोप कुछ लोगों को बहुत दूर दिख सकता है, लेकिन साउथ ब्लॉक हम क्यों कहते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम आम भाषा में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं, इसका ऑफिस साउथ ब्लॉक में है, पीएमओ भी यहीं पर है। तो साउथ ब्लॉक को ध्यान रखना चाहिए जो यूक्रेन में, यूक्रेन के आसपास डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसके दो अभी परिणाम दिख रहे हैं। दो में से एक तो होगा ही होगा। एक तो हो जाएगा कि भाई पश्चिम और रूस के बीच जो कन्फ्रंटेशन है, इस समय जो लड़ाई की स्थितियां बनी हुई हैं वो और विकराल हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती है। एक स्थिति तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मामला सुलझ जाए, पॉलिटिकल अकोमोडेशन हो जाए। कैसे सुलझ जाएगा उसकी हम बात करेंगे। बट संपादकीय आगे कहता है कि इसका जो असर है वो केवल वहाँ दो देशों के बीच यानी रूस और यूक्रेन के बीच नहीं होगा, उसका असर अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उन सब पर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। संपादकीय कहता है कि भाई देखिए, मॉस्को को आज तक ये दुख सालता है कि एक समय हम अखंड रूस हुआ करते थे, आज हमारे साथ कई देश नहीं हैं, हमसे बड़े सारे देश टूट गए। खास तौर पे उसको यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों का दुख ज्यादा सालता है। बेलारूस की समस्या को हम दृष्टि आईएएस के दूसरे कार्यक्रमों में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। तो रूस क्या चाहता है कि जो सारे सोवियत रिपब्लिक टूटे उससे उन पर रूस का प्रभाव रहे। अमेरिका और यूरोप क्या चाहते हैं कि जो सारे रिपब्लिक टूटे उन पर अमेरिका और यूरोप का प्रभाव पड़े। तो इस बात पर तनातनी होती रहती है। अभी रिसेंट तनातनी कब आई, जब 2013-14 में यूक्रेन ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे और यहां तक कह दिया कि हम नेटो भी ज्वाइन करेंगे, यानी अमेरिका का मिलिट्री अलायंस रूस के बॉर्डर पर आ जाएगा।
रूस चुप नहीं बैठा। रूस ने क्या किया, यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया में एक बड़ी जनसंख्या है जो रूस की सभ्यता संस्कृति से बड़ी घुली मिली है। क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वो कहता है कि क्रीमिया खुद हमारे साथ आके मिल गया। आमतौर पे वैश्विक विमर्श यही है कि क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पे छोटे छोटे विद्रोह भड़काने का काम किया, उनको सहायता दी। वहां पे कई स्वायत्त जगहें बन गई हैं जो आजादी की डिमांड कर रही हैं। तो यूक्रेन को उसने बहुत कमजोर कर दिया। वेस्ट ने क्या किया, पश्चिम ने बदले में मॉस्को पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, उनकी कंपनी के व्यापार करने की क्षमता पर रोक लगा दी, उस देश के व्यापार पर, उनकी इकोनॉमिक आर्थिक रीढ़ पर प्रहार किया। तो और ये भी कह दिया कि हम यूक्रेन को नेटो में ले लेंगे, जो मिलिट्री अलायंस है यूरोप और अमेरिका का, उसमें ले लेंगे। अब हालिया फिर चेंज क्या हुए हैं, हालिया चेंज ये हुए हैं, संपादकीय कहता है कि अच्छी बात यह है कि जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के, वो चीन की समस्या पर फोकस्ड हैं कि चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि रूस के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए। पुतिन साहब जो है रूस के राष्ट्रपति, वो भी चाह रहे हैं कि भाई वेस्ट के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए ताकि जो हम कई आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं उस समस्याओं से ना गुजरना पड़े। वो भी अंदर अंदर ये बात समझते हैं, ऐसा संपादकीय कह रहा है, खुल के भले ही वो युद्ध और लड़ाई की बात करते हैं। तो ऐसे में नई जो बात चल रही है वो संपादकीय कहता है कि भारत के नजरिए से देखें तो मामला सुलझने की ओर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप ये वादा करने को लगभग तैयार हो गए हैं कि हम यूक्रेन को नेटो में नहीं लेंगे और नेटो अपनी गतिविधियां रूस के बॉर्डर से थोड़ा दूर रखेगा। बदले में रूस को भी ध्यान रखना होगा कि वो यूरोप को अस्थिर ना करे। इस तरह की बात हो रही है। संपादकीय अंत में क्या कहता है कि इन बातों पे खुश ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बातों को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी बहुत खतरों से गुजरना होगा। रूस को लेकर यूरोप और यूएस में बहुत मिसट्रस्ट है। वहां उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी पॉलिटिकली भी बड़ा समस्या का विषय बन जाता है वहां की जनता में। तो जब तक ये बात हो नहीं जाए, मामला सुलझ नहीं जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। भारत को बेहतर होगा कि भारत को तो हमेशा भारत ये चाहेगा, और ये नजरिया हमें ध्यान रखना है। भारत क्या चाहेगा? भारत चाहेगा कि ये मामला सुलझ जाए। रूस और अमेरिका का आपसी मामला सुलझेगा तो भारत को क्या फायदा होगा? भारत को ये फायदा होगा कि अगर रूस और अमेरिका का मामला सुलझता है तो रूस फिर चीन को समर्थन देना बंद करेगा। रूस अगर चीन को समर्थन देना बंद करेगा तो भारत के लिए बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि भारत की चीन से अच्छे संबंध नहीं है, जबकि रूस और अमेरिका से बेहतर संबंध है। तो अभी जो दिख रहा है कि रूस चीन को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में मदद देने की ओर जो बढ़ रहा है, वो मदद रुक जाएगी, ऐसी भारत की आशाएं हैं। तो ये संपादकीय हमने इसलिए लिया कि दुनिया भर में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इन सबके तार इतिहास से भी जुड़ते हैं और वर्तमान जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ते हैं। तो इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए और हर एक बात का असर कहीं ना कहीं भारत पे भी होता है। भारत की कुछ आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और आशंकाएं हैं। तो इन सब को हमें बिंदुवार समझते रहना चाहिए, कहीं नोट करके रखते रहना चाहिए, काम आएंगी। तो बहरहाल यही थे आज के 2 महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स। मिलते हैं आपसे कल नए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।